हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम किडनीज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन जो होती है, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं ह्यूमन बींग्स के केस में। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में और किडनी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किडनीज यूरिनरी सिस्टम। किडनीज जो होती है वो यूरिनरी सिस्टम बनाती है। क्यों? क्योंकि किडनीज ही जो है जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमंस के केस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में बेसिकली यूरिन फॉर्म होती है और यूरिन के द्वारा बहुत सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिन में बाहर निकलता है वो क्या होता है? वाटर होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह। ठीक है, तो किडनी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं। द किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड, लोकेटेड on either side of the backbone and protected by the last two ribs। जो किडनी होती है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी बीन शेप की होती है। बीन यानी जैसे राजमा होता है ना, राजमा की शेप की होती है और राजमा जैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन होती है। करीब ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। ये बैकबोन के इधर और उधर होती है। दो किडनीज होती हैं बैकबोन के, एक राइट साइड होती है और एक बैकबोन के लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, और रिब्स, लास्ट टू रिब्स से प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो जो किडनी होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है वो बीन शेप्ड होता है। करीब 10 सेंटीमीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर वाइड है। बैकबोन के दोनों तरफ होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। और हमारे रिब्स, लास्ट टू रिब्स से प्रोटेक्टेड रहती है। The right side of kidney is at a slightly lower level than the left one। जो राइट किडनी होती है वो थोड़े से नीचे की तरफ होती है, जबकि लेफ्ट किडनी जो होती है थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में लिवर होता है, तो लिवर को अकोमोडेट करने के लिए जो राइट किडनी होती है वो थोड़े नीचे की तरफ होती है। दिख रहा है ना इस डायग्राम में कि राइट किडनी थोड़ी नीचे बनाई है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर बनाई है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में लिवर होता है और लिवर को अकोमोडेट करने के लिए जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है। The right side kidney is at a slightly lower level than the left one. Tube, the ureter arises from the notch hilum in the medial surface of each kidney and connects behind with the urinary bladder in the lower part of the abdomen। आपकी दोनों किडनी से एक ट्यूब बाहर निकलता है जो कहलाता है यूरेटर। ये दिख रहा है, ये ट्यूब्स, ये यूरेटर कहलाते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जाके अटैच हो जाते हैं। जिस जिस पॉइंट से ये तुम्हारे यूरेटर बाहर निकल रहा होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? हीलम बोलते हो। ठीक है, a tube, the ureter arises from the notch hilum in the median surface of each kidney। है ना, हर एक, दोनों किडनी से देख रहे हैं आप, दोनों किडनी के हीलम से आपका यूरेटर निकल रहा है और यूरेटर आगे जाके किससे मिल जाता है? यूरिनरी ब्लैडर से। यानी कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथरा होता है। ठीक है, the front end of the ureter is somewhat expanded into the kidney and is called pelvis। जो आगे का हिस्सा होता है, ये यूरेटर है ना, ये यूरेटर ट्यूब है। जो आगे का हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है, एक्सपेंडेड होता है, और इस हिस्से को आप पेल्विस बोलते हैं। देखो इस डायग्राम में देखो, यूरेटर है ना, यहाँ से तो नैरो है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा फैला हुआ है ना, इसको पेल्विस कहते हैं। पेल्विस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिन, कप, कप जैसा लगता है ना, कप, क्योंकि यहाँ ये यूरिन कलेक्ट करेगा फिर ट्यूब में डालेगा या यूरेटर में डालेगा। The urine produced in the kidneys constantly flow through the ureters and collect in the urinary bladder। जो यूरिन आपकी किडनी में बनती रहती है वो यूरेटर के द्वारा आपके यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होती रहती है। और एक टाइम के बाद जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे आपको यूरिन पास करनी है, तब जाके आप यूरिन पास करते हो, राइट। तो आपकी किडनी में तो लगातार यूरिन बनती रहती है और जितनी भी यूरिन बनती रहती है वो यूरेटर के द्वारा कहाँ कलेक्ट होती चली जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि हमारे बॉडी में दो किडनीज होती है, एक राइट हैंड साइड होती है वर्टिबल कॉलम के, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में लिवर होता है, उसको अकोमोडेट करना होता है। किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बिल्कुल जैसे राजमा होता है ना वैसे ही होता है।
ठीक है। दोनों किडनीज में एक ट्यूब निकलता है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और इस ट्यूब का काम क्या होता है, किडनी में जो यूरिन बनी है उसको लेके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। यूरेटर का जो आगे का हिस्सा होता है वो थोड़ा फैला हुआ होता है, कप लाइक शेप में होता है। इस फैले वाले हिस्से को हम पेल्विस कहते हैं। ठीक है। किडनी के जिस पॉइंट से आपका यूरेटर निकल रहा होता है उस हिस्से को, उस पॉइंट को हम हीलम कहते हैं। राइट, हमें इतना ही इसमें अभी पढ़ा है। The urine is intermittently emptied from the urinary bladder to the outside of the body through the urethra. शरीर से जो तो यूरिन होती है वो यूरिनरी, जो आपकी किडनी में लगातार यूरिन बन रही है वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो रही है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हम थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम जाते हैं और यूरिन पास कर देते हैं यूरेथरा के द्वारा। जिस ओपनिंग से यूरिन बाहर निकलती है उसको यूरेथरा कहते हैं। The openings of the ureters into the bladder are somewhat projecting and act like valves to prevent the backflow of urine when the bladder contracts to pass out the urine. जब आपका यूरेटर यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है तो ये जो ओपनिंग होती है यूरेटर्स की थोड़ी सी प्रोजेक्टिंग होती है, बाहर की तरफ थोड़ी प्रोजेक्ट आउट करती है ताकि वो वॉल्व की तरह काम करे। इसलिए जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है यूरिन बाहर निकालने के लिए, तो ये यूरिन दोबारा आपके यूरेटर में ना चली जाए। वॉल्व का क्या काम है, हमारे हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं ना, वॉल्व्स का क्या काम होता है, बैक फ्लो को रोकना, मतलब वापस कोई चीज वापस ना जाए, है ना। तो उसी तरीके से जो यूरेटर होता है यहाँ पे वॉल्व तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो यूरेटर होता है जब यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है तो थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग वे में होता है। ताकि क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना यूरिन पास करने के लिए, तब आपका यूरिन दोबारा इस ट्यूब में ना ऊपर चढ़ जाए, इसको प्रिवेंट करता है, मतलब बैक फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरेटर को प्रिवेंट करता है। जब यूरेथरा होता है ना, वहां पे एक सर्कुलर मसल होती है जिसको हम स्पिंस्टर कहते हैं। ये जो स्पिंस्टर मसल होती है, ये वैसे जब हम यूरिन पास नहीं करते हैं ना, तो ये स्पिंस्टर मसल ना इस यूरेथरा की ओपनिंग को क्लोज रखती है। जब ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि भाई ब्लैडर फुल हो गया, इसको एम्प्टी करने की जरूरत है। तो ब्रेन से सिग्नल्स मिलते हैं कि स्पिंस्टर्स जो मसल होती है वो रिलैक्स होती है और हम यूरिन पास आउट कर सकते हैं। वरना ये बाकी के टाइम पर ये स्पिंस्टर मसल इस यूरेथरा की ओपनिंग को क्लोज रखती है, तभी तो यूरिन लीक नहीं होती है, क्योंकि ब्लैडर तो लगातार भर रहा है यूरेटर के द्वारा, लगातार जो यूरिन है वो किडनी से फिल्टर आउट होकर हमारे ब्लैडर में भर रही है। लेकिन हम हमेशा हर वक्त यूरिन नहीं पास करते रहते हैं, हमको थोड़ी थोड़ी देर में जाना पड़ता है, तो तब तक ये ओपनिंग को कौन बंद रखता है, स्पिंस्टर मसल। जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि यूरिन को पास करना है, तभी स्पिंस्टर मसल रिलैक्स होती है और ब्लैडर से यूरेथरा के द्वारा जो यूरिन होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है। A sphincter guides the opening of the bladder into the urethra and relaxes only at the time of urination, जिसको हम micturition under an impulse from the brain भी बोलते हैं। यूरिनेशन, यूरिन पास जो करते हैं उसको हम यूरिनेशन या micturition कहते हैं, है ना। जब तो इसको, ये स्पिंस्टर मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है और यूरिन ब्लैडर से बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो मिक्ट्यूरेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज मिक्ट्यूरेशन। तो मिक्ट्यूरेशन यानी कि यूरिनेशन, यूरिन पास करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। जो 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 आप सुसु जाते हो, जो यूरिन पास करते हो, उसी को मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें नर्वस सिस्टम, मसल्स और ब्रेन तीनों चीजें इन्वॉल्व है ना। सिग्नल जब आपको यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल जाता है ब्रेन में, तभी तो आपको अर्ज होती है कि हाँ यूरिन जाना है, तब आप वॉशरूम जाते हो और यूरिन पास करते हो। हर वक्त तो ऐसा तो नहीं होता ना कि यूरिन आपको लग रही हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यूरिन लग रही है आपको, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको जब आपको एक अर्ज होती है कि हाँ यूरिन पास करना है, तो वो इम्पल्स वगैरह कहाँ से जनरेट होते हैं, नर्वस सिस्टम से होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व है। किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले हाउ इट वर्क, स्टोरेज। द ब्लैडर स्टोर्स यूरिन फ्रॉम फिल्टर्ड फ्रॉम द किडनी। किडनी से जो यूरिन फिल्टर होके आ रही है वो धीरे यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे आके फिल होती जाती है। When the bladder is full, जब ये ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है, it sends signal to the brain creating full bladder sensation। जब ये ब्लैडर पूरी तरह से यूरिन से भर जाता है तो एक सेंसेशन ब्रेन को भेजता है कि भाई मैं फुल हो गया हूँ, अब यूरिन बाहर निकालनी है। The brain and spinal cord coordinate reflexes to empty the bladder। जब ये सिग्नल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट करते हैं इस रिफ्लेक्स को और ब्लैडर को एम्प्टी करने का सिग्नल देते हैं।
जो डिट्रसर मसल होती है ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लैडर की वॉल में एक मसल होती है इसको डिट्रसर कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये जो यूरेथ्रा में यहाँ पर जो स्फिंक्टर मसल होती है वो रिलैक्स होती है। तो ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर मसल है वो रिलैक्स होती है, तब आपके जो यूरिन होती है वो बाहर निकलती है। यूरिन इज एक्सपेल्ड थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरिन बाहर कहाँ से निकलती है? यूरेथ्रा से। तो याद रखो यूरिन बनती किडनी में है, किडनी से ब्लैडर में आती यूरेटर से है, यूरिन बन के स्टोर होती है यूरिनरी ब्लैडर में और शरीर से बाहर निकलती है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, चारों का अलग अलग काम है। किडनी सॉरी यूरिन फॉर्मेशन का जो काम है वो किडनी करता है, किडनी यूरिन एक बार बन जाती है तो किडनी से ब्लैडर तक यूरिन लाने का काम यूरेटर करता है, फिर टेम्पररी यूरिन स्टोर यूरिनरी ब्लैडर करता है, फिर शरीर से बाहर यूरिन निकालता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यूरिन को बाहर निकालता है शरीर से। ठीक है, इसको एक्सपल्शन कहते हैं। तो यूरिन मिक्स्ड यूरेशन में क्या क्या चीजें होती है? स्टोरेज ऑफ यूरिन, सेंसेशन, रिफ्लेक्सेस, मसल्स एंड एक्सपल्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? मिक्स्ड यूरेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज मिक्स्ड यूरेशन या एक्सप्लेन मिक्स्ड यूरेशन, तो आपको अच्छे से बताना आना चाहिए। जो प्रोसेस होता है यूरिन पास करने का उसी को हम मिक्स्ड यूरेशन कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है किडनी का, ध्यान से सुनो। A longitudinal section of kidney shows two main region। जो किडनी होती है उसमें दो मेन रीजन होते हैं। जो बाहर डार्क रीजन होता है ना उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। देखो इस वाले डायग्राम देखो, बाहर से डार्क रीजन दिखा रहे हैं ना, कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदर का जो लाइट रीजन होता है ना उसको हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर लाइटर एरिया क्या होता है? मेडुला। The medulla is composed of finely stripped substance arranged in several conical pyramids। मेडुला के अंदर ऐसे conical pyramids में ऐसे strips like structures होते हैं। The apex of each pyramids papilla projects into the pelvis of the kidney। जो apex होते हैं पिरामिड के, वो जिसको पेपिला कहते हैं, देखो ये जो स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर है वो पिरामिड कहलाते हैं। इसके जो टिप होता है, जो एपेक्स होता है वो पेपिला कहलाता है। अब पेपिला आपका क्या होता है? पेल्विस में अंदर प्रोजेक्ट रहता है ना, दिख रहा है ना आपका कि जो हिस्सा ये वाला ये है ये पेल्विस है, पेल्विस के अंदर ये पेपिला अंदर घुसा हुआ है। ठीक, पेपिला क्या हुआ? पिरामिड के टिप को आप पेपिला बोल रहे हो। The kidney is composed of enormous number of minute tubules called uriniferous tubules or nephrons or renal tubules or just kidney tubules। किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं बेटा, सारे नाम याद रखना। नेफ्रॉन्स भी कहलाते हैं, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहलाते हैं, यही रीनल ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं और यही किडनी ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, कॉमनली हम इसको नेफ्रॉन बोलते हैं लेकिन इनको इन बाकी नामों से भी जाना जाता है। किडनी के अंदर बहुत सारे नंबर्स में आपके यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और यही जो नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं यही किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स था, उसी तरीके से किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। डोंट गेट कंफ्यूज, न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन अलग होता है। न्यूरॉन आपका नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जबकि नेफ्रॉन आपका किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। देखो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से दिखाया है, इतना से इन्होंने एक पिरामिड लिया है, उसमें देखो कितने सारे नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जो किडनी होता है उसका दो पार्ट होते हैं। बाहर का जो डार्क पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का जो लाइट एरिया होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। मेडुला में बहुत सारी कोनिकल पिरामिड्स होते हैं और पिरामिड्स का जो टिप होता है जिसको हम पेपिला बोलते हैं वो पेल्विस के अंदर प्रोजेक्ट रहता है। हर किडनी में बहुत सारे यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स होते हैं जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल्स और किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं और यही किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए डायग्राम, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेडुला है, कॉनिकल शेप है, उसको पिरामिड कहते हैं और पिरामिड की टिप को आप पेपिला कहते हो जो कि पेल्विस में प्रोजेक्ट कर रही है। स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी ट्यूब्यूल और जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है किडनी की वो है नेफ्रॉन। तो आखिर नेफ्रॉन का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जब आप एक नेफ्रॉन को बाहर निकालोगे ना तो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें मेन पार्ट होता है बोमन्स कैप्सूल,
फिर ये आगे के हिस्से को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी कहते हैं। ये यू शेप जो होता है ना, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर लास्ट में ये जो कॉन्वोल्यूशन दिखते हैं ना, इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं। और फिर ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट हो जाती है आपके यूरेटर से, और फिर यूरिन किडनी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या है ये तुम्हारा किडनी ट्यूब्यूल का? ये बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। पीसीटी हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बोमन्स कैप्सूल है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये बोमन्स कैप्सूल है। इट इज अ थिन वॉल्ड सिंगल सेल थिक एपिथेलियम कप। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जो सिंगल सेल एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, देख रहे हो कप जैसा है। समथिंग लाइक अ हॉलो बॉल प्रेस डीप ऑन वन साइड। एक तरीके से हॉलो बॉल है जिसको एक तरफ प्रेस कर दिया है ना, तो ऐसा हॉलो कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। हॉलो इंटरनल स्पेस कंटिन्यूस इनटू द ट्यूब्यूल। इसके अंदर की जो हॉलो स्पेस है वो ट्यूब्यूल के रूप में कंटिन्यू है। देख रहे हैं ना आपको एरो जो दिख रहे हैं, तो इसकी जो अंदर की हॉलो स्पेस है वो ट्यूब्यूल के रूप में आगे कंटिन्यू होती है। द आउटर कॉन्केविटी ऑफ द कप लॉजेस आर नॉट लाइक मास कॉल्ड ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसके जो बाहरी हिस्सा में एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा और रहता है, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज के जो नॉट लाइक मास यानी गुच्छे को, ब्लड कैपिलरीज के जो गुच्छे को, जो कि बोमन्स कैप्सूल में फिट रहता है, उस ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। The Bowman's capsule and the glomerulus together are called Malpighian capsule or just renal capsule. Glomerulus और Bowman's capsule को एक साथ हम कहते हैं Malpighian capsule, या इसको renal capsule भी कह सकते हैं। पूछा जाता है कि Malpighian capsule क्या होता है, तो Glomerulus plus Bowman's capsule is known as Malpighian capsule। ठीक है, समझ में आ गया? जो आपका नेफ्रॉन होता है उसका आगे का स्ट्रक्चर कप लाइक होता है, इसको हम Bowman's capsule कहते हैं। इसका अंदर का जो हॉलो साइड है वो ट्यूब्यूल के रूप में आगे कंटिन्यू होता है। इसका जो बाहर की जो कॉन्केविटी है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, वहां पे एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा आगे लॉज होता, फिट हो जाता है। इस ब्लड वेसल्स के गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल को एक साथ हम बोलते हैं मैल्पीजियन कैप्सूल। प्रॉक्सिमल और फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है? बोमस कैप्सूल आगे चल के ऐसे ऐसे तुम्हारा कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है ना, ऐसे ऐसे आपके वो बन गए ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स बन गए, कॉन्वोल्यूशंस आ गए ना। जो तो बोमस कैप्सूल के तुरंत बाद जो कॉन्वोल्यूशंस आए उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी कहते हैं। Proximal or first convoluted tubule PCT is the starting convoluted region of the tubule. Proximal means near, that is nearer to the Bowman's capsule. इसको PCT इसलिए बोलते हैं क्योंकि proximal यानी कि Bowman's capsule के पास है ना ये convolutions, चूंकि Bowman's capsule के पास है इसलिए इसको proximal convoluted tubule कहते हैं। जैसे proximal का मतलब होता है nearer to the Bowman's capsule। ठीक है, Bowman's capsule के बाद proximal convoluted tubule होता है। Both the Bowman's capsule and the proximal convoluted part lie in the cortex, giving it a dotted appearance. ये जो हिस्सा है ये Bowman's capsule है, यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, यहाँ तक का जो हिस्सा होता है ये किडनी के कॉर्टेक्स यानी कि बाहर ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर रहता है, राइट? तो ये इसलिए जो तुम्हारा जब सेक्शनल व्यू देखते हो ना, तो ये वाला हिस्सा आपको डॉट 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 जैसा दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बोमन्स कैप्सूल भी है, सारे नेफ्रॉन्स के बोमन्स कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं वो यहाँ ही पाए जाते हैं। बाद में जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेडुला में जाता है। फिर जो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये वापस मुड़कर कहाँ आ जाता है? आपका कॉर्टेक्स में ही आ जाता है, राइट? नाउ सेकेंड जो आपने देख लिया बोमस कैप्सूल देख लिया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देख लिया। अब ये जो यू शेप का है, ये जो यू शेप का है, इसको हम मिडिल यू शेप को हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इस शेप लाइक अ हेयर पिन, जैसे हम लोग की हेयर पिन होती है यू शेप वाली, वैसे ही होता है। ये कॉन्वोल्यूटेड नहीं होता, देखो सिंपल एक यू शेप बनाता है। इट रन्स इन मेडुला, ये किडनी के मेडुला मतलब ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसमें मेडुला में पाया जाता है ये आपका लूप ऑफ हेनले। and to re-enter the cortex to continue into the next convoluted region of the tubule। और फिर ये ऐसे इसमें कंटिन्यू करके फिर ये बाद का जो हिस्सा होता है ये दोबारा कॉर्टेक्स में घुस जाता है। मतलब ये हिस्सा भी कॉर्टेक्स में, ये हिस्सा भी कॉर्टेक्स में, बस इतना हिस्सा जो होता है वो मेडुला में होता है किडनी के। समझ में आ रहा है? एक एक वर्ड अच्छे से सुनो क्योंकि इस सब पे क्वेश्चन बन सकता है।
लास्ट पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम डीसीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगेन लाइन इन द कॉर्टेक्स, ये भी किडनी के कॉर्टेक्स पोर्शन यानी कि बाहरी पोर्शन में पाया जाता है। ये एंड पार्ट है किडनी ट्यूब्यूल का। डिस्टल मतलब होता है फार्दर, मतलब जो चीज बाउबन्स कैप्सूल से दूर है ना, बाउबन्स कैप्सूल से दूर है, इसलिए इस कॉन्वोल्यूशन को मैं डिस्टल बोला। जबकि ये वाला जो कॉन्वोल्यूशन है वो बाउबन्स कैप्सूल के पास है, इसलिए हमने इसको प्रॉक्सिमल बोला। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमन्स कैप्सूल के पास होता है, जबकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो बोमन्स कैप्सूल के दूर होता है। लेकिन बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इतना पूरा हिस्सा आपका किडनी का आउटर रीजन यानी कॉर्टेक्स में पाया जाता है। जबकि ये जो लूप ऑफ हेनले यानी कि मिडिल यू शेप जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका किडनी के मेडुला में पाया जाता है। The distal convoluted tubule is the end part of the kidney tubule. It opens into a collecting duct. ये distal convoluted tubule आगे चल के collecting duct में जाके खुल जाता है। बहुत सारे, इस वाले ट्यूब्यूल का यहाँ है, दूसरे वाले आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ होगा, तीसरे का यहाँ है, इस तरीके से। फिर सारे कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके आपके पेल्विस में खुल जाते हैं, यहाँ मतलब यहाँ पे पेल्विस में खुल जाते हैं और पेल्विस यूरेटर में कंटिन्यू आता है। The collecting duct receives the contents of many kidney tubules and pours it as urine in the pelvis of the kidney. In collecting duct में सारे यूरिनिफेरस, हर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या यूरिन जो बनाता है वो यहाँ के कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट ये सारी यूरिन को काय में भेज देता है, पेल्विस में। पेल्विस से ये यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो आपकी नेफ्रॉन है, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, उसके 4 हिस्से हैं। मेन है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ हम बोलते हैं मैल्पिजियन कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल आगे चल के कॉन्वोल्यूटेड हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद एक मिडिल पोर्शन आता है आपका, जो कि कहलाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे चल के फिर से कॉन्वोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट से जाके मिल जाता है। जो भी यूरिन बनती है वो यहाँ से ऐसे फिल्टर होते होते घूमते घूमते आके आपके कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है, और कलेक्टिंग डक्ट आपके पेल्विस में यूरिन को पोर कर देता है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर बहुत समझ में आ गया। ये वाला जो हिस्सा है, जो बोमन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इतना पूरा हिस्सा कॉर्टेक्स, किडनी के कॉर्टेक्स यानी कि आउटर पोर्शन में पाया जाता है, जबकि लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला में पाया जाता है। राइट। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, छन्नियां हैं। बेसिकली ये किडनी की छन्नी है जो कि वाटर को छानती हैं, और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा वाटर ही छन के यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। हर एक किडनी में करीब आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। टोटल नंबर इन बोथ किडनीज, दोनों किडनी के अगर आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मिला दोगे तो करीब 2 मिलियंस होते हैं। तो सोचो ये कितने छोटे होते होंगे, क्योंकि किडनी अपने आप में बहुत छोटी होती है। तो कितने सारे, कितने महीन, कितने छोटी छोटी छन्नियां ये होती हैं। हर एक ट्यूब्यूल की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लेकिन कन्वोल्यूटेड होती है ना, इसलिए इतनी लंबी दिखती नहीं है। हाँ, लेकिन ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अगर आप इसको अच्छे से खोल के एक तरफ लगा दोगे। एक के बाद एक अगर ये पूरे 2 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को अरेंज करोगे ना, तो करीब 60 किलोमीटर की लेंथ को ये कवर कर लेगा, है ना। तो इतना बड़ा एरिया ये कवर करता है। तो इतनी लंबी लेंथ क्यों होती है? ताकि बहुत सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके फॉर रीअब्जॉर्प्शन। आपने हमेशा देखा है कि जितने भी ऐसे जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होते हैं ना, ये इनका सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होता है ताकि ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सके। दिस ग्रेट लेंथ प्रोवाइड्स अ ह्यूज सरफेस फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजेबल सब्सटेंसेस, स्पेशली इन वाटर एज द कंटेंट्स मूव थ्रू देम। तो इतना, ये जो इतना बड़ा जो इसमें सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होता है, जितना भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना है या यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होना है, वो आसानी से हो सके। ऐसा ना हो कि यूरिन में कोई अच्छी चीज भी चली जाए, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही यूरिन के थ्रू बाहर निकले, इसलिए ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है, ताकि जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, और सिर्फ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वही यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। हर 1 मिनट में किडनी से कितना ब्लड फ्लो होता है? 1 लीटर। मतलब हर मिनट में किडनी से 1 लीटर ब्लड फ्लो होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो 24 घंटे में बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्टर मतलब ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट छन के यहाँ पे आ जाता है ना, तो हर 24 घंटे मतलब एक दिन में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है? 160 160 लीटर्स।
और इस 160 लीटर्स में दोबारा ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और तो तुम पूरे दिन में कितनी यूरिन पास करते हो? 1.2 लीटर, मतलब इस एक रेंज समझ लो 1 से लेके 1.5 लीटर के बीच में, है ना? अगर आपने सही सही पानी पिया तो करीब 1 लीटर यूरिन पास करते हो आप एक दिन में, है ना? तो जब इतना सारा जब क्षमता है 160 लीटर आपका क्षमता है, जिसमें सिर्फ यूरिन बनती है 1.2, यानी कि बाकी का पूरा दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसमें अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, तो वो रीअब्सॉर्ब होके फाइनली जो यूरिन बनती है वो 1.2 लीटर बनती है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट वो है, इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं, ध्यान से इन चार्ट्स को किया करो, ठीक है? तो करीब 2 मिलियन यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल होते हैं दोनों किडनी के मिला के। हर एक ट्यूब्यूल की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर इसको एक के बाद एक अरेंज करके रख दोगे ना, पूरे ट्यूब्यूल्स को लगा दोगे, तो करीब 60 किलोमीटर लेंथ बन जाएगी आपकी। इतनी लंबी लेंथ की क्या जरूरत है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रीअब्जॉर्प्शन में मदद मिले। हर एक मिनट में किडनी से कितना ब्लड फ्लो होता है? 1 लीटर ब्लड फ्लो होता है। 24 घंटे में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है? 160 लीटर। और ये दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है, तो हर दिन में आप कितना यूरिन फॉर्म करती है आपकी बॉडी? करीब 1.2 लीटर, ठीक है? ब्लड सप्लाई टू द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब किडनी ट्यूब्यूल्स को कौन सी जो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड सप्लाई करती हैं? देखो, किडनी से ना एक वर्ड रिलेटेड होता है, रीनल। रीनल शब्द जहां आ गया समझ लो वो किडनी से रिलेटेड है। तो जो ब्लड लेके आती है किडनी तक वो रीनल आर्टरी कहलाती है, जो ब्लड किडनी से लेके जाती है उसको रीनल वेन कहते हैं, राइट? क्योंकि आर्टरी से काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। तो रीनल जो 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 आर्टरीज जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड लेके आती है किडनी तक। रीनल वेन क्या होती है? किडनी से ब्लड कलेक्ट करके ले जाती है। जो रीनल वर्ड है वो किडनी से रिलेटेड है। उसी तरीके से जो हिपैटिक वर्ड है वो लिवर से रिलेटेड होता है। पल्मनरी जो वर्ड होता है वो लंग से रिलेटेड होता है। कार्डियक वर्ड जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। तो ऐसे कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, इनको याद रखा करो। इससे कभी कभी आपको गेस करने में हेल्प मिलती है। अगर कभी तुक्का भी मारना है तो आपको पता होना चाहिए कि अरे रीनल जो शब्द है वो किडनी से रिलेटेड है, तो आप करीब आप चांसेस है कि आप सही तुक्का मारोगे, है ना? तो रीनल आप याद रखो किडनी से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड पल्मोनरी होता है, लिवर से रिलेटेड हेपेटिक होता है, हार्ट से रिलेटेड कार्डियक होता है। ये मेन है 4 वर्ड्स, ठीक है? पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज ब्रांच ऑफ फ्रॉम द डोर्सल आउटा टू एंटर द रिस्पेक्टिव किडनी। देखो ये रेड कलर का दिख रहा है डोर्सल आउटा, इससे दो आपकी वो निकली, तो ये रेड कलर डोर्सल आउटा, इससे 2 रीनल आर्टरी निकली, एक राइट में चली गई एक लेफ्ट में चली गई। ये डोर्सल आउटा से 2 रीनल आर्टरी निकली, दूसरे वाले डायग्राम में देखो एक लेफ्ट में चली गई एक राइट में चली गई एक लेफ्ट में चली गई। तो ये डोर्सल आउटा से 2 रीनल आर्टरीज निकली, एक राइट एक लेफ्ट। Each renal artery branches and rebranches several times to give rise to arterioles। फिर ये arteries अंदर चल के बहुत बार रीब्रांच होते जाते हैं, बहुत सारे arterioles में ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है ना? each such arteriole enters a Bowman's capsule। हर एक आर्ट्रियोल बोमन्स कैप्सूल में एंटर होता है। और ये आर्ट्रियोल किस रूप में बोमन्स कैप्सूल में एंटर होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में। Each renal artery branches and rebranches several times to give rise to arterioles। Each such arterioles enter into Bowman's capsule under the name of afferent arteriole। Afferent मतलब होता है to bring to। तो डोर्सल आउटा 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं, एक राइट में चली जाती है एक लेफ्ट में। रीनल आर्टरी जैसे किडनी के अंदर घुसती है तो बहुत सारे आर्ट्रियोल्स में ब्रांच आउट हो जाती है। फिर ये आर्ट्रियोल्स बोमन्स कैप्सूल में एंटर करते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में। This afferent arteriole breaks into number of capillaries which forms a knot-like mass, glomerulus, closely fitting inside the Bowman's capsule। जैसे ही afferent arteriole आपकी Bowman's capsule में अंदर एंटर करती है तो ये फिर से afferent arteriole और fine capillaries में टूट जाती है और एक नॉट लाइक मास बना लेती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये पूरा ग्लोमेरुलस Bowman's कैप्सूल में अच्छे से फिट हो जाता है। The reuniting capillaries of the glomerulus from the efferent arteriole, फिर इसी glomerulus में जो आपकी जो आर्ट्रियोल होती है वो दोबारा रीयूनाइट होती है और वो क्या बना लेती है? efferent arteriole। जो अंदर आ रही है वो उसको एफरेंट बोल रहे हो, जो बाहर निकल रही है उसको efferent बोल रही हो। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जैसे बोमस कैप्सूल में एंटर करती है तो वो बहुत सारी फाइन कैपिलरीज में टूट जाती है और पूरा एक गुच्छा बन जाता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये कैपिलरीज दोबारा रीयूनाइट करती हैं और ये इफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती हैं। द इफरेंट मतलब होता है बाहर की तरफ जो निकल रही है, और एफरेंट का मतलब हो रहा है जो अंदर ला रही है। जो ब्रिंग कर रही है उसको एफरेंट बोल रहे हो, जो बाहर ले जा रही है उसको इफरेंट बोल रहे हो। द
efferent arteriole after emerging from the Bowman's capsule runs a short distance and break up into secondary capillary network vasa recta. फिर ये efferent arteriole जो बाहर निकल रही है वो दोबारा थोड़ी सी कैपिलरीज में टूट जाती है, जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। ये देखो जाल, ये वासा रेक्टा कहलाता है, ठीक है। which surrounds the renal tubule and rejoins to form। ये जो वासा रेक्टा होता है ये रीनल ट्यूब्यूल्स को पूरी तरीके से घेर लेता है और आगे चल के रीनल वेन में ज्वाइन होता है। ये रीनल वेन देखकर इसमें ज्वाइन होता है। तो देखो ये तुम्हारा ये इफरेंट आर्टरियोल निकल रही है, ये फिर से तुम्हारी कैपिलरीज में टूट गई, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। फिर वासा रेक्टा ज्वाइन करके क्या बनाती है, रीनल वेन। और फिर रीनल वेन क्या होती है, ये ब्लू कलर की दिख रही है, दोबारा फिर आपके ऊपर चली जाती है, ठीक है। The efferent arterioles after emerging from the Bowman's capsule runs a short distance and break up into a secondary capillary network vasa recta which surrounds the renal tubules and rejoins to form a vein. By uniting again with other veins of the kidney, it ultimately forms a renal vein which leaves the kidney at the median surface to pour the blood into the posterior vena cava। फिर renal vein आगे चल के जो blood है वो posterior vena cava में तोड़ देती है। तो क्या है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी ट्यूबल्स, क्या समझे आप कि डॉर्सल आउटा है, उससे दो रीनल आर्टरीज निकलती है, एक राइट साइड चली जाती है, एक लेफ्ट साइड चली जाती है। रीनल आर्टरी आपकी ब्रांच होके आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आर्टरियोल्स और फाइनली ब्रांच होती है और हर एक बोमस कैप्सूल में एफरेंट आर्टरियोल के रूप में एंटर हो जाती है। जैसे ही एफरेंट आर्टरियोल बोमस कैप्सूल में एंटर होता है तो ये फाइन कैपिलरीज पे टूट जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ग्लोमेरुलस में ये कैपिलरीज दोबारा रीजॉइन होती हैं और फिर वो इफरेंट आर्टरियोल के रूप में ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती हैं। ये इफरेंट आर्टरियोल थोड़ी देर आगे कंटिन्यू होता है और फिर ये ब्रांच आउट हो जाता है कैपिलरीज के नेटवर्क में। अब इस कैपिलरीज नेटवर्क को हम वासा रेक्टा कहते हैं, जो कि पूरे आपके यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल में ऐसा जाल की तरह लिपटा हुआ रहता है। देखिए जाल की तरह लिपटा हुआ रहता है। फिर ये वासा रेक्टा की जो कैपिलरीज होती हैं ये फिर से रीयूनाइट होती हैं और ये रीनल वेन बन जाती हैं। ये रीनल वेन ऐसे ही हर जगह की रीनल वेन इकट्ठे होके क्या बना लेती है, आप इकट्ठे होके अपना सीक्रेशन कहाँ में डाल देती है, पोस्टीरियर वेना केवा में डाल देती है, ठीक है। 350 times a day through kidneys. All the body blood passes through the kidneys 350 to 400 times a day at the rate of 1 to 2 liters per minute। पूरे दिन भर में किडनी, दोनों किडनीज में से ब्लड 350 से 400 बार पास होता है किडनी से, यानी कि हर एक मिनट में आप कह सकते हो कि 1 से 2 लीटर ब्लड किडनी से पास होके जाता है। तो पूरे दिन भर में करीब 350 से 400 टाइम्स आपका जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है, ठीक है। तो ये इसका वो है। इस वीडियो में यहीं तक हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है स्ट्रक्चर क्या है किडनी का, और हमने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लिया और हमने ब्लड सप्लाई भी देख लिया। अब इसको जब अच्छे से समझ लोगे तो अब मैं थर्ड वीडियो आपको बताऊंगी और थर्ड वीडियो में हम लोग फंक्शन देखेंगे कि किस तरीके से यूरिन फॉर्म होती है। ऑलराइट, थैंक यू।